हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम फेच एपीआई पढ़ेंगे। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। The Fetch API provides an interface for sending, receiving resources. It uses request and response objects. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रोमिसेस डे टू डे लाइफ में हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर देखने को मिलते हैं और प्रैक्टिकली हम उनको यूज कैसे करते हैं। API is basically request to response cycle. API is बेसिकली रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स साइकिल के ऊपर चलते हैं कि हम उन्हें कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो हमें रिस्पॉन्स के रूप में कुछ डेटा सेंड करते हैं। और ये डेटा क्या होगा वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की एपीआई को यूज कर रहे हैं। आज हम एपीआई की कॉल को करना सीखेंगे और एपीआई कॉल्स करने के लिए यूज करेंगे फेच एपीआई का। और फेच एपीआई बहुत इजी है। फेच एपीआई हमें बहुत छोटा और सिंपल सा कोड देखने को मिलेगा विच इज रियली इजी टू अंडरस्टैंड। एपीआई का फुल फॉर्म भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है और हम एपीआई के साथ जो डील करते हैं डे टू डे वो ऐसा इंटरफेस होता है जो कुछ डेटा रिटर्न कर रहे हैं होते हैं। हम एपीआई को कुछ रिक्वेस्ट भेज देते हैं और वो डेटा कहाँ से लेके आई एपीआई वो एपीआई कितना एक्यूरेट है, कैसे उस डेटा को प्रिपेयर किया गया है, इन सारी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें बस फाइनल जो आउटपुट वाला डेटा है वो हमारी अपनी एपीआई हमें रिटर्न कर देती है। बस एपीआई को कॉल करने से पहले हमें एपीआई के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ देखिए हम कुछ फ्री एपीआई सर्च करेंगे और देखिए यहाँ पर बहुत सारी एपीआई खुल गई हैं। यहाँ पर हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये हम गिटहब पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी देखिए ये एनिमल्स के ऊपर का है, एनिमी का है, एंटी मालवेयर, आर्ट एंड डिजाइन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ब्लॉकचेन, बुक, बिजनेस, कैलेंडर। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी एपीआईज हैं। इनमें से हम कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एनिमल में देखिए मैंने एनिमल पे क्लिक किया है और यहाँ पर ये कैट पैक पर मैं क्लिक कर रही हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर देखिए बेस URL फॉर ऑल एंड पॉइंट्स। यहाँ पर ये जो लिंक आ रहा है यहाँ पर देखिए एपीआई डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसके अंदर लिखा होता है कि किस तरीके से हम एपीआई को यूज कर सकते हैं और इस तरीके से एपीआई हमें ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करके देती है जब हम किसी लिंक के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। APIs आर नथिंग बट एंड पॉइंट्स, जो हमारे URL के एंड पॉइंट्स होते हैं। मीन्स जैसे ही कोई लिंक होता है जिस पर हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। फॉर एग्जाम्पल हम google.com पे जाना चाहते हैं तो हमने लिखा और इस पेज पर आ गया तो हमारे ब्राउजर ने गूगल को रिक्वेस्ट भेजी। देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये गूगल खुल गया है। तो गूगल के सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई होगी तो उसने फिर रिस्पॉन्स में हमें ये पेज भेज दिया। इस तरीके का सिस्टम एपीआई के साथ होता है कि हमारे सिस्टम को कुछ रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी एपीआई एंड पॉइंट को और एंड पॉइंट वो जो लिंक है वो हमें कुछ डेटा रिटर्न करेगा। अब ये जो डेटा है ये डेटा हमें कैट फैक्ट रिटर्न करके देगी। अब ये जो एपीआई है इसका हम गिटहब पेज भी देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं। देखिए ये सामने खुला हुआ है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर देखिए बेस URL फॉर ऑल एंड पॉइंट्स। इट मीन सारे लिंक्स यहीं से शुरू होंगे और एंड पॉइंट्स में हम स्लैश जो लगाएंगे तो कैट से रिलेटेड कोई रैंडम फैक्ट आएगा। देखिए मैं इस लिंक को सेव करती हूँ। बेस URL मीन्स शुरू वाला लिंक, जो हमने शुरू वाला लिंक लिखा और स्लैश फैक्ट लिखा। देखिए ये हमने यहाँ पे लिंक लिखा और एंटर किया, वैसे ही कुछ डेटा हमारे पास रिटर्न होके आया। अब देखिए ये डेटा जो है ये एरे फॉर्म में है क्योंकि बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और अंदर कुछ ऑब्जेक्ट है। अब इस डेटा के अंदर क्या है हमें उससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। हमें एक चीज नोटिस करनी है कि कुछ डेटा हमारे पास रिटर्न होके आ रहा है। जब हम इस लिंक को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो है ये हमारा एपीआई एंड पॉइंट है, मींस हमारा URL है जिसको हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी एपीआई से डेटा वापस लेने के लिए। अब ये तो है ब्राउजर से डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेजना।
जब भी हमें अपनी ब्राउजर के ऊपर कोई भी लिंक पेस्ट करते हैं, जैसे google.com, amazon.com लिखते हैं, तो हमारा ब्राउजर ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट भेज देता है उस सर्वर के पास। अब हम सीखेंगे कि वो काम जो ब्राउजर हमारे लिए करता आ रहा है वो हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड से कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो लिंक है उसे कॉपी कर लेते हैं। अब हम जावास्क्रिप्ट के पेज पर एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स, और देखिए इस लिंक को हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। हमें जो एपीआई कॉल करनी है वो इस लिंक को कॉल करनी है, वहां से हमारे पास डेटा आएगा। जब भी हम एपीआई कॉल करना चाहते हैं यूजिंग फेच एपीआई। फेच एपीआई क्या होता है? इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर फेचिंग। फेच मीन्स लेकर आना। तो जब भी हम कुछ रिसोर्सेज लाना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं उसको हम कहते हैं फेच करना। जब भी हमारे पास कोई एंड पॉइंट है, कोई यूआरएल है जिसे हम रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट के अंदर हो सकता है हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा डेटा है भी सेंड कर सकते हैं, या हो सकता है जब इसका रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा, जब हम डेटा को रिसीव करेंगे, रिसोर्सेज को रिसीव करेंगे, तो ये काम करने के लिए ही हम अपनी फेच एपीआई को यूज कर सकते हैं। हमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी सेंड कर रहे हैं, या जब इसका रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा, जब हम डेटा को रिसीव करेंगे, रिसोर्सेज को रिसीव करेंगे, तो ये दोनों काम करने के लिए ही हम अपनी एपीआई फेच एपीआई को यूज कर सकते हैं। और फेच एपीआई इंटरनली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को यूज करती है। तो हमें फेच एपीआई यूज करनी है, डेटा भेजना है और रिसीव करना है के लिए हम फेच एपीआई को यूज करने का मतलब होता है फेच मेथड को यूज करना। फेच मेथड हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी होती है, विच इज यूज टू फेच अ रिसोर्स, जो डेटा फेच करने के काम आती है। और इसको लिखेंगे हम, और इसको लिखने का सिंटैक्स ये होता है कि हम फेच मेथड लिखते हैं और उसके अंदर अपना यूआरएल लिखते हैं। यूआरएल मीन्स अपना लिंक। इतना लिखने से हमारा कोड ऑटोमेटिकली इस लिंक के ऊपर रिक्वेस्ट भेज देता है। रिक्वेस्ट भेजेंगे तो कुछ डेटा रिटर्न होगा, पर फेच में हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न होकर के आता है, जो प्रॉमिस या तो फुलफिल्ड होगी या रिजेक्ट हो जाएगा, बट ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। यूआरएल में फेच मेथड के साथ कुछ ऑप्शन भी होते हैं, पर अभी हम फेच मेथड को देखते हैं। फेच मेथड को यूज करने के लिए हम लिखेंगे फेच और पास कर लेंगे यूआरएल इस तरह से, और ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। यहाँ पर हम लेट ले लेते हैं, लेट प्रॉमिस, और हम इस प्रॉमिस को चाहे तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। देखिए हमने रिफ्रेश किया, प्रॉमिस जब प्रिंट हुआ तो ये पेंडिंग था, पर डेटा आ गया तो प्रॉमिस हमारा फुलफिल्ड हो गया। देखिए यहाँ पर ये पेंडिंग है और ये का स्टेट देखिए ये फुलफिल्ड है। और देखिए रिस्पॉन्स में हमारे पास ये सारी चीजें हैं। देखिए ये बॉडी यूज, हेडर्स, ओके, रिडायरेक्टेड, स्टेटस, बॉडी, हेडर और भी बहुत कुछ, और स्टेटस भी आ गया है। और स्टेटस देखिए यहाँ पर हमारा ये 200 है। इट मीन्स सक्सेसफुल रिक्वेस्ट। जो डेटा आप चाहते थे वो आपको रिटर्न करके मिल गया है। स्टेटस टेक्स्ट में भी ओके आ गया है। और ये जो यूआरएल पे हमने रिक्वेस्ट भेजी थी इसके अंदर भी हमारे पास रिस्पॉन्स है। अब हमें पता है कि जब भी हम प्रोमिसेस को यूज करते हैं हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। उनमें से एक तरीका हमारे पास होता है प्रॉमिस चेनिंग का, जिससे हम प्रोमिसेस से रिजल्ट निकाल सकते हैं। पर उससे भी एक और बेटर तरीका होता है विच इज असिंक अवेट। तो हम असिंक अवेट से अपनी एपीआई को एग्जीक्यूट करेंगे। अब असिंक अवेट के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और ये एसिंक्रोनस काम है, क्योंकि एपीआई से डेटा मंगवाना है तो टाइम लग सकता है, और तो हम अवेट लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिया कॉन्स गेट फैक्ट। एक बार हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तभी हम प्रॉमिस को प्रिंट करवाएंगे। अब यहाँ से जो भी चीज रिटर्न होती है उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो हम यहाँ प्रॉमिस को रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। हमने एपीआई को कॉल की और एपीआई ने हमें रिस्पॉन्स भेजा और उस रिस्पॉन्स को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक console.log लगा लेते हैं। अब इसे सेव किया और रन कराते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे गेट फैक्ट्स। अब देखिए गेटिंग डेटा प्रिंट हुआ और प्रॉमिस भी प्रिंट हुआ।
लेकिन ये जो फाइनल डेटा है हमारे पास, ये प्रिंट होने में थोड़ा सा डिले हुआ। यही डिले होता है जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग चल रही है ये दिखाता है, और इसके अंदर ये हमारा प्रॉपर रिस्पॉन्स है जो एपीआई से हमारे लिए आया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने नोटिस की होगी कि हम अपनी एपीआई को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बट डेटा जो हमारे पास आ रहा है उसकी वजह से हमारा पेज रिलोड नहीं हो रहा। जनरली नई इंफॉर्मेशन आती है पेज के ऊपर, वो पेज के रिलोड होने पे आती है। और जब भी हम एपीआई कॉल कर रहे होते हैं और रन टाइम पे सारी चीजें अपडेट हो रही हैं, हमारे पास ये जो वैल्यू है हम इसका स्टेटस भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे गेट फैक्ट्स। अब देखिए इस बार हमारे पास सिर्फ स्टेटस का डेटा प्रिंट हो रहा है। तो रिस्पॉन्स इज एन ऑब्जेक्ट। अब जब भी फेच मेथड को हम यूज करते हैं और हम कोई भी ऑप्शन उसे नहीं भेजते, तो फेच मेथड एक रिक्वेस्ट क्रिएट करता है और इस रिक्वेस्ट को हम कहते हैं गेट रिक्वेस्ट। हमारे पास रिक्वेस्ट की टर्म में जब भी हम नेटवर्क रिक्वेस्ट मींस इंटरनेट पे हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वो रिक्वेस्ट जो सिर्फ डेटा लाने का काम करती है, उसका काम होता है बस कहीं से डेटा हमारे पास रिटर्न होके आ जाए, किसी सर्वर से रिटर्न होके आ जाए, किसी एपीआई से रिटर्न होके आ जाए। रिक्वेस्ट को हम गेट रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट को हम गेट रिक्वेस्ट कहते हैं। वैसे ही अब यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी है हमने, जो ये रिक्वेस्ट भेजी है वो गेट रिक्वेस्ट है। बाय डिफॉल्ट या मैक्सिमम टाइम हम फेच एपीआई को यूज करते हैं, हम गेट रिक्वेस्ट के लिए ही यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें एपीआई को कोई डेटा नहीं भेजना है, हमें सिर्फ डेटा रिसीव करना होता है, इसलिए ये रिक्वेस्ट हमारी गेट रिक्वेस्ट की कैटेगरी में आती है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर नोट करने वाली होती है कि जब हम रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा रहे होते हैं, दिस इज नॉट अ एक्यूरेट रिस्पॉन्स। हमारे पास रिस्पॉन्स में हमारे पास रिस्पॉन्स एक एरे फॉर्म में आएगी, जो जब हमने एपीआई का नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन में जो हमने देखा था वो आया था ना, मैंने आपको दिखाया था जब मैंने कैट फैक्ट्स का वो जो लिंक लेकर के गूगल पे जब उसे लिंक डाला था, तो देखिए जो उसका रिजल्ट आया था वो एरे फॉर्म में आया था। मींस जब हमारा ब्राउजर रिक्वेस्ट भेज रहा होता है वो भी गेट रिक्वेस्ट भेज रहा होता है। जब हम कोई लिंक पेस्ट कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट ही जाती है। तो जब ब्राउजर गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उसके पास ये सब आ रहा है और हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो कुछ ऐसा ही है। जो डेटा हमें चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये इसलिए है कि ये डेटा एक अलग फॉर्मेट में है, इसको अभी हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स समझना होगा। यहाँ कुछ टर्म्स हैं, देखिए। पहला है एजैक्स, इट इज अ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। दूसरा है JSON, इट इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। नेक्स्ट है JSON मेथड, इट रिटर्न्स अ सेकंड प्रॉमिस दैट रिजॉल्व्स द रिजल्ट ऑफ पार्सिंग द रिस्पॉन्स बॉडी टेक्स्ट एज JSON। कुछ टर्म्स को हम समझेंगे, फिर जानेंगे कि हम जो रिस्पॉन्स प्रिंट करवा रहे हैं वो सही प्रिंट होके क्यों नहीं आ रहा है। एजैक्स, पहले जब हमारे पास मॉडर्न जावास्क्रिप्ट नहीं होती थी तो पहले नेटवर्क रिक्वेस्ट कैसे जाती थी। पहले जब कोई डेटा हमारे पास आना होता था तो वो XML फॉर्म में आता था। मींस पहले हम किसी एपीआई को रिक्वेस्ट भेजते थे तो जो डेटा का फॉर्मेट था वो XML में होता था, पर आज की डेट में XML बहुत कम होता है। जनरली जो हमारे पास डेटा आता है वो JSON फॉर्मेट में आता है। अब यहाँ डेटा फॉर्मेट कहने का क्या मतलब है। JSON इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, मींस जो डेटा जा रहा है या जा रहा होगा वो JS ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई देगा। तो ये जो प्रिंट करवाने पर जो डेटा आ रहा है वो JSON फॉर्मेट में है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट होता है। ये जो चीज प्रिंट हो रही है होके आ रही है जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जैसा फॉर्मेट है, बट दिस इज नॉट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, बस ये उस जैसा दिखाई देता है। अब एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर हमारे लिए JSON के साथ डील करना इजी होता है, नहीं तो हमें XML पढ़नी पड़ती। तो आज की डेट में मैक्सिमम APIs जो हमें रिटर्न करती हैं उसे APIs को हम AJAX भी कह सकते हैं। AJAX मीन्स एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड JSON, क्योंकि XML को JSON ने रिप्लेस कर दिया है। बट AJAX सुनने में अजीब लगता है तो इट इज नॉट वेरी पॉपुलर टर्म। हम आज भी हमारा जो भी एक्सचेंज होता है, नेटवर्क रिक्वेस्ट आती है, जाती है, रिस्पॉन्स आती है, उसे आज भी हम AJAX ही कहते हैं।
जबकि XML की जगह JSON आ गया है। पर अगर आप सुनते हैं AJAX तो उसका मतलब यही है कि API कॉल्स इसी की हम बात कर रहे हैं। अब हमारा API को कॉल करने का प्रोसेस कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमारे पास API को जैसे ही हमने रिक्वेस्ट भेजी, हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आता है और ये जो रिस्पॉन्स आता है ये JSON फॉर्मेट में होता है। हमें इस JSON से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में चेंज करना पड़ता है। तो ये सेकेंड स्टेप होता है जब हम इस फॉर्मेट को एक यूजेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब वो करने के लिए हम एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं, वो है JSON मेथड। ये भी एक एसिंक्रोनस मेथड होता है। फेच मेथड फर्स्ट प्रॉमिस रिटर्न करता है और JSON मेथड सेकेंड प्रॉमिस रिटर्न करता है। मींस हम JSON मेथड को इनपुट में JSON देते हैं और हमें आउटपुट में JSON ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। JSON मेथड से हम अपना एक्चुअल यूजेबल डेटा निकालते हैं। अब इसे हम सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। जैसे ही गेट फैक्ट्स को कॉल लगाएंगे, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट डेटा आएगा। ये फर्स्ट डेटा हमारा रिस्पॉन्स है। ये वाला जो हमारा फर्स्ट डेटा है, ये देखिए ये हमारा रिस्पॉन्स है। इसी रिस्पॉन्स से हमने यूजेबल डेटा निकाला है। दूसरा हमारा यूजेबल डेटा है जो एक एरे है, जो इसके अंदर आया है। और देखिए जो उसका डेटा इसके अंदर आ रहा है वो एक एरे की फॉर्म में है। अब इसके अंदर यहाँ पर हम इसके इंडेक्स में भी हम कुछ डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 0 मेंशन किया। इसी तरह का डेटा API से रिटर्न होकर के आता है और इस डेटा को हम अपने HTML पेज पर भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब जैसे ही हम बटन को क्लिक करेंगे वैसे ही इंटरनली गेट फैक्ट हो रहा है और जैसे ही API कॉल सक्सेसफुल होगी तो हमारा पेज पर इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से API को हम कॉल करते हैं यूजिंग फेच API। ये हमारे लिए कुछ डेटा लेकर आती है। अब ये डेटा रीडेबल फॉर्मेट में नहीं आती है। इसे रीडेबल करने के लिए हम JSON मेथड को कॉल लगाते हैं। वो इसे रीडेबल बनाता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। मींस अपने किसी HTML पेज पे पेस्ट कर सकते हैं। मींस इनर टेक्स्ट के अंदर दिखा सकते हैं। अब ये जो काम हमने असिंक अवेट से किया, वो सारे काम हम प्रॉमिस चेनिंग से भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम काम करवा सकते हैं, लेकिन पहले वाला कोड बहुत ही सिंपलर और इजियर था। ये हमारा प्रॉमिस चेनिंग का कोड है। अब API कॉल्स के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं जिनको हम जाके और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इनमें से एक टॉपिक है हमारे पास रिगार्डिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। HTTP verbs response status code. HTTP response header also contain details about the response such as content type, HTTP status code etc. सबसे पहली चीज जो हम पता होनी चाहिए कि कोई API कॉल जाती है जब भी हम किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर कुछ HTTP verbs होते हैं। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन्स कुछ रूल्स, मीन्स इंटरनेट के ऊपर हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो जनरली हम HTTP पे भेजते हैं। तो ये कुछ रूल्स होते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजने के लिए। क्या क्या रूल्स होते हैं उसमें हमें नहीं जाना है। HTTP के अंदर वर्ब्स नाम की एक चीज होती है कि हम किस तरह से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अब HTTP के कुछ और वर्ब्स होते हैं, या इसे हम मेथड भी कह सकते हैं। पहला होता है गेट रिक्वेस्ट। इसका काम होता है गेट सम डेटा। इट मीन्स गेट शुड ओनली रिट्रीव डेटा। कुछ डेटा अगर हमें कहीं से लेकर आना है तो उसके लिए हम कुछ गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं। नंबर 2 है पोस्ट रिक्वेस्ट। इसका काम है टू सेंड सम डेटा। हमें जब कुछ स्पेसिफिक डेटा सेंड करना होता है तो उसके लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। थर्ड होता है डिलीट रिक्वेस्ट। अगर हमें कुछ डेटा डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट रिक्वेस्ट भेजते हैं। फोर्थ, अगर हमें कुछ अपडेट करना है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे अपना यूजर नेम अपडेट करना है तो उसके लिए पैच रिक्वेस्ट भेजी जाती है। अब HTTP के अंदर बहुत सारे रिस्पॉन्स स्टेटस कोड होते हैं जो रिस्पॉन्स के अंदर बताते हैं कि रिक्वेस्ट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। 200 मीन्स होता है सक्सेस रिस्पॉन्स। अगर क्लाइंट साइड पे कुछ एरर आती है तो मीन्स अगर हमने कुछ गलत तरीके से रिक्वेस्ट भेजी है या हम जिस API को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो API एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हमारे पास 404 एरर आएगा। 404 एरर मीन्स पेज नॉट फाउंड। अगर
मान लो API में कुछ एरर आ रही है तो उस टाइम पे 500 एरर आती है। जैसे अगर Amazon का सर्वर फेल हो गया तो हमारे पास जो एरर आएगी वो 5 से स्टार्ट होगी। जो सर्वर एरर होती है उस टाइम वो 500 to 599 उस टाइम पे एरर आती है। क्लाइंट सर्वर के लिए 400 से 499 तक एरर आती है। रीडायरेक्शन मैसेज के लिए 300 से 399 तक एरर आती है। इंफॉर्मेशनल एरर के लिए 100 to 199 तक एरर आती है। एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी हम रिक्वेस्ट या रिस्पांस की बात करते हैं, जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं या हमारे पास कोई रिस्पांस आ रही होती है तो उसके अंदर एक हेडर नाम की चीज होती है। हेडर्स के पास हम अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। तो HTTP हेडर्स के अंदर जब हमारे पास रिस्पांस आती है तो वो रिस्पांस का हेडर होती है। हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उसका भी हेडर होता है। तो रिस्पांस में जो हेडर आ रहा है तो उसके अंदर हमारे क्या कंटेंट टाइप है, क्या स्टेटस है, क्या कोड है, ये सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।